हेलो, वेलकम टू एनसीईआरटी वे यूपीएससी। एनसीईआरटी वे यूपीएससी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। ये जो वीडियो है ये आपका पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख सकते हैं उसका, और ऊपर टिकर में राइट हैंड की तरफ आप लिंक देख सकते हैं। वहां उस लिंक पे आप जाके उस वीडियो को जरूर देखिएगा, पार्ट फर्स्ट जो कि है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन का। इस वीडियो में हम जो है इसका जो रिमेनिंग पोर्शन था वो पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। देखिए थोड़ा सा रिकैप करते हैं। हमने जाना था इलेक्शन किसे कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, किस किस मेथड से जो है रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, और हमने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाने थे कि किसी भी डेमोक्रेसी में अगर इलेक्शन ना हो तो उसको डेमोक्रेसी नहीं कहा जा सकता। डेमोक्रेसी में इलेक्शन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी तो लोगों को राइट मिलेगा, राइट टू चूज, और लोग चूज करेंगे, वही तो एक पॉलिटिकल आजादी होगी। और विदाउट पॉलिटिकल आजादी, विदाउट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस जो आपकी डेमोक्रेसी है वो तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन एक दूसरा क्वेश्चन इमर्ज हुआ था कि क्या डेमोक्रेसी नहीं होने के बावजूद भी इलेक्शन हेल्ड करवाए जा सकते हैं? बिल्कुल करवाए जा सकते हैं। कई लोग तो दिखाने के लिए इलेक्शन हेल्ड करवाते हैं, जो डिक्टेटर्स होते हैं कि भाई हमने इलेक्शन करवा लिया, लोगों ने हमें चुन लिया है। तो इलेक्शन तो हेल्ड करवाए जा सकते हैं, लेकिन विदाउट इलेक्शन डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। अब देखिए इसके बाद हमने इंपॉर्टेंट चीजें जानी थी, उसमें हमने देखा था कि जो इलेक्शन सिस्टम है इंडिया में वो किस तरीके से फॉलो किया जाता है। तो इलेक्शन सिस्टम में हमने देखा था हमारे यहाँ पे एफपीटीपी मेथड फॉलो किया जाता है, जिसको बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इसके तहत क्या होता है, जो इंडिया है उसको कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलते हैं इलेक्शन एरिया को पॉलिटिकल टर्म में। तो उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो कैंडिडेट्स हैं वो खड़े होते हैं, खड़े इन सेंस वो वहां पे चुनाव लड़ते हैं, और उनमें से उन कैंडिडेट्स में जो भी सबसे ज्यादा वोट लेके आता है, जो दूसरे रिमेनिंग कैंडिडेट्स हैं उनसे उसको जीता हुआ घोषित कर दिया जाता है। उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो वहां जितने रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनका सबका मेजोरिटी लेके आए तब उसको जीता हुआ घोषित किया जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। जो कैंडिडेट्स हैं उनमें से जो सबसे ज्यादा वोट लेके आता है उसको जीता हुआ घोषित कर दिया जाता है, और वो जो भी जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए खड़ा हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो रिप्रेजेंट करता है। फिर तो हमारे यहाँ पे एफपीटीपी मेथड फॉलो किया जाता है, जिसको बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इसके अलावा एक और मेथड है जिसको बोला जाता है पीआर सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। जैसे इजराइल है या नीदरलैंड है, वहां पे फॉलो किया जाता है। वहां पे क्या किया जाता है, पार्टीज चुनाव लड़ती हैं। पार्टीज तो हमारे यहाँ पे भी चुनाव लड़ती हैं, लेकिन वो पार्टीज का लोगो लेके जो इंडिविजुअल है कॉन्स्टिट्यूएंसीज वाइज चुनाव होता है हमारे यहाँ पे। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे 2019 में हम हैं, तो जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो वाराणसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या है, वहां से एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हुए हैं। तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जाकर उन्होंने चुनाव लड़ा, और उनके खिलाफ जितने भी लोग थे उन्होंने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा, और वो सबसे ज्यादा वोट लेके आए, वो जीते घोषित हो गए। तो कई सारे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज इस हिसाब से डिवाइड कर दी जाती है एफपीटीपी में। पीआर में क्या होता है, पीआर सिस्टम में, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में पूरी एक कंट्री को ही सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जाता है, और पार्टीज चुनाव लड़ती हैं, और जितना परसेंट उन्हें वोट मिलता है उतने परसेंटेज में उनकी जो टोटल सीट्स होती हैं उनको डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे आप इसको ऐसे देख के समझ सकते हैं कि जैसे इजराइल का एग्जांपल आपको दे रखा है। जैसे वहां पे लिकुड पार्टी है, जो लिकुड पार्टी बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी है, जो अभी वहां पे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इसमें देखिए उन्हें नंबर ऑफ सीट्स मिली है 30, और उनका वोट शेयर मिला है 23.40। अब टोटल सीट जो है 120 सीट्स हैं, उनमें से उन्हें इतना परसेंट वोट मिला, तो क्या कर दिया गया, इसको इस परसेंटेज ऑफ वोट्स को सीट में ट्रांसफर कर दिया गया। जितना परसेंट आपको वोट मिलेगा, फॉर एग्जांपल 100 सीटें हैं, 100 सीटें में आपको अगर 50% वोट मिला किसी एक पार्टी को, तो क्या कर दिया जाएगा, उसको 50 सीटें अलॉट कर दिया, भाई तू 50 सीटें जीत। एक को 40% मिला है तो उसको 40%, एक को 10% मिला है तो उसको 10% सीट दे देगी। तो पार्टीज चुनाव लड़ती हैं, और पार्टीज में क्या होता है, जितना परसेंट उनको वोट शेयर मिला है उतने परसेंटेज सीटें उनको क्या कर दी जाती है, अलॉट कर दी जाती है असेंबली या जो आपकी पार्लियामेंट वगैरह होती है उसके अंदर। अब देखिए हमारे यहाँ पे क्या हमारे देश में पीआर सिस्टम फॉलो किया गया है? बिल्कुल नहीं। हमारे देश में जो नेशनल इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शंस होते हैं, उनमें फॉलो नहीं किया जाता। लेकिन राज्यसभा का चुनाव, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव और प्रेसिडेंट का चुनाव, उसमें हमारे देश में भी पीआर सिस्टम फॉलो किया जाता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, जिसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम एक थर्ड वेरिएंट है पीआर सिस्टम का, वो हमारे देश में फॉलो किया जाता है, जिसको एसटीवी भी बोलते हैं शॉर्ट में, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो राज्यसभा के इलेक्शन के लिए ये सिस्टम फॉलो किया जाता है। इसमें आपको एग्जांपल देकर बताया गया कि फॉर्मूला, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये, इसलिए हमारे देश में क्या किया गया है, एफपीटीपी लागू किया गया है, जिसमें
कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया गया है देश को, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3-4 जो है बंदे, कितने भी लोग जो है चुनाव लड़ सकते, खड़े हो सकते हैं। वहां पे जो सबसे ज्यादा वोट लेके आएगा उसको जीता हुआ घोषित कर दिया जाता है। और ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन ये सिस्टम किस तरीके से फॉर्मूला यहाँ पे लगाया गया है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसलिए हमारे देश में जो है वो एफपीटीपी अपनाया गया है, ना कि पीआर सिस्टम। अब देखिए पीआर सिस्टम में ये जो फॉर्मूला बेस्ड सिस्टम है, जो इसको एसटीवी सिस्टम बोलते हैं, या पीआर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो थर्ड वेरिएंट है एसटीवी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, वो हमारे देश में राज्यसभा के इलेक्शन के लिए अपनाया जाता है। जैसे यहाँ पे बताया गया आपको, इसमें एक फॉर्मूला है, जैसे टोटल वोट्स पोल्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड +1 ब्रैकेट क्लोज करके। ये जो क्या, अब ये क्या निकाला हमने, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि किसी भी एक, फॉर एग्जांपल जैसे राजस्थान का एग्जांपल देखिए बताया, राजस्थान में टोटल कितनी 10 सीटें हैं राज्यसभा के लिए, 25 सीटें हैं वहां पे एमपीज के लिए, जो पार्लियामेंट लोकसभा के लिए इलेक्शन होता है, तो टोटल 200 सीटें वहां की विधानसभा के लिए। तो राज्यसभा में वोट कौन देते हैं? जनरल पब्लिक नहीं देती। जनरल पब्लिक, हम लोग डायरेक्ट वोट नहीं देते, जो एमएलएज होते हैं, जो इलेक्टेड एमएलएज होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो मेंबर्स क्या करते हैं? वोट देते हैं। इसमें क्या किया जाएगा, फॉर एग्जांपल जैसे और राज्यसभा की सीटें मतलब हर एक साल में या हर 5 साल में एक का एक सारी खाली हो जाती हैं, ऐसा भी नहीं होता। 1/3 सीटें जो है, जो सदस्य वो रिटायर होते रहते हैं हर 2 साल में। तो फॉर एग्जांपल जैसे 4 सीटें खाली हुई है राज्यसभा की इस साल, तो क्योंकि अब इलेक्शन तो कोई भी लड़ सकता है वहां पे, जो भी क्राइटेरिया को पूरा करता है वो, अब जो इलेक्शन लड़ेगा तो जीता हुआ किसे घोषित किया जाएगा, वो उसके लिए फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिया गया कि मिनिमम कोटा क्या होगा, कि एक भी कैंडिडेट जो इतने वोट लेके आ जाएगा उसको जीता हुआ घोषित कर दिया जाएगा। तो वो ऐसे निकालते हैं टोटल वोट्स पोल। तो यहाँ पे देखिए टोटल 200 जिन्होंने वोट दिया, 200 मेंबर ही हैं टोटल राजस्थान में, और सीटें कितनी खाली हुई, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड 4, और +1 कर दिया और ब्रैकेट क्लोज करके +1 कर दिया, तो 41 वोट्स। तो ये बोला गया 41 वोट्स अगर एक बंदा लेके आता है तो उसको क्या कर दिया जाएगा? जीता हुआ घोषित कर दिया जाएगा और वो इलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक और अच्छा मतलब एक टेक्निक यूज की जाती है, प्रेफरेंस लिस्ट। इसमें क्या होता है, व्हेन द वोट्स आर काउंटेड इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस वोट सिक्योर्ड बाय ईच कैंडिडेट। कि जैसे जब भी एमएलए वोट देते हैं तो उसमें वो प्रेफरेंस डालते हैं, अगर 4 बंदे 5 बंदे जितने खड़े हुए, मतलब जो 4 सीटें खाली हैं, तो वहां पे वो प्रेफरेंस डालेंगे भाई, वो फर्स्ट नंबर पर किसे देखना चाहते हैं, सेकंड नंबर पर किसे देखना चाहते हैं, थर्ड नंबर पर किसे देखना है, फोर्थ नंबर पर किसे देखना चाहते हैं। वो हर में वो उनका अपना वोट करने का तरीका होता है, तो उसके तहत वो एक ही उसमें, और ये वोट वैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से नहीं होता, ये उसमें बैलेट पेपर पे वोट होता है, तो उसमें पूरा प्रेफरेंस दिया जाता है फर्स्ट नंबर पे हमेशा। तो अगर फर्स्ट प्रेफरेंस में एक बंदा 41 वोट लेके आ जाता है तो उसे जीता हुआ घोषित कर दिया जाता है। नहीं तो क्या होता है, उसके वोट जो फर्स्ट प्रेफरेंस में है, अगर सबसे जो लोएस्ट वोट लेके आया है उसके वोट क्या होंगे, सेकंड प्रेफरेंस को ट्रांसफर हो जाएंगे। मतलब जितने भी वोट्स उसको मिले हैं, एक बंदे को 41 वोट नहीं लेके आया, मानो 30 वोट लेके आया या 20 वोट लेके आया, तो अब उसके जो 20 प्रेफरेंस लिस्ट में फर्स्ट में वो था, उसके सेकंड नंबर पर कौन किसको प्रेफरेंस दिया गया है, तो वो क्या हो गए, उसके वोट उनको ट्रांसफर हो जाएंगे सेकंड प्रेफरेंस वाले को। तो इस तरीके से मेथड कंटिन्यूस किया जाता है जब तक कि जो 4 सीटें जो है पूरी तरीके से भर नहीं जाती है। तो ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड और फॉर्मूला बेस्ड इस तरीके का सिस्टम है, इसलिए ये सिस्टम जो है हमारे देश में जनरल लेवल पे फॉलो नहीं किया जाता, सिर्फ राज्यसभा के इलेक्शन के लिए फॉलो किया जाता है। तो जैसा अभी अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट द एफपीटीपी सिस्टम? एफपीटीपी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम हमने इंडिया ने क्यों अडॉप्ट किया? क्योंकि इतना बड़ा इलेक्शन, इतनी मतलब डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ पे, इतने कॉम्प्लिकेशंस पहले से ही हैं, इतनी वास्ट स्केल पे बड़ा है, एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी, तो पीआर सिस्टम हमारे यहाँ पे लागू करना पॉसिबल नहीं था। एफपीटीपी सिस्टम जो है बहुत इजी पड़ता है, तो इसके कारण हमारे देश में एफपीटीपी सिस्टम जो है वो लागू किया गया है। अच्छा, आपके कई क्वेश्चंस कार्टून बेस्ड भी आते हैं, जैसे यहाँ पे एक कार्टून दिया गया है आपको, इस कार्टून से हमें क्या समझ में आता है? देखिए इस कार्टून से समझ में ये आता है, शुरू की कंडीशंस जैसे थी कि ये जो है जैसे आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस और ये ऑपोजिशन है, तो ऑपोजिशन की आवाज भी इनको सुननी पड़ती थी, और आज भी ऑब्वियसली डेमोक्रेसी के अंदर तो यही है, ऑपोजिशन जो है उसका भी एक बहुत बड़ा एक कंस्ट्रक्टिव रोल होता है कि अगर सरकार कुछ गलत दिशा में जा रही है या सरकार कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं कर रही तो उसको जागरूक करे ऑपोजिशन अपनी आवाज उठाता है पार्लियामेंट के अंदर, असेंबलीज के अंदर, तो जो ऑपोजिशन है उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। अब देखिए इसमें आपको बता रखा है आगे जो है रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कि
अब देखिए हमारे देश में जो है रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया है, जिसमें एससी एसटीज के लिए जो है रिजर्वेशन का प्रोविजन है, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही जो शेड्यूल है उनके अंदर जो कुछ कास्ट को शामिल किया गया उनको शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, और ट्राइब्स जो है उनको शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है। तो उनके लिए स्पेसिफिक क्या किया गया है, रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया है ताकि उनको रिप्रेजेंटेशन मिले, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले इसके लिए। तो इसी के तहत क्या किया गया है, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूएंसीज को भी रिजर्व किया जाता है। और अब ये डिसाइड कौन करता है और कौन करता है इसको रिजर्व मतलब रिजर्वेशन का प्रोविजन, तो हमारे देश में एक कमीशन है डिलिमिटेशन कमीशन, जिसको बोलते हैं डिलिमिटेशन कमीशन भी बोला जाता है। तो वो जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करता है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी, और वो देखता है कि भाई किस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एससी जो है सीटें ज्यादा है, एसटी जिस एरिया में है तो वो रिजर्व कर देता है उनके लिए। जैसे यहाँ पे देखो आपको बताया गया टू एंश्योर देयर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, किनका, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए अ सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन बिकम्स नेसेसरी। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। The provision was made initially for a period of 10 years and as a result of successive constitutional amendments has been extended up to 2020 कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन किया गया है उनके सीट्स रिजर्वेशन के लिए लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। देखिए यहाँ पे सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन है, ओबीसीज के लिए नहीं है या अदर कोई जो क्लास है उसके लिए नहीं है, सिर्फ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। ये आपको स्पेसिफिक समझना होगा यहाँ पे। और ये प्रोविजन शुरू में किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, और जैसे आपको यहाँ पे बताया भी गया है फॉर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स, 10 साल के लिए किया गया था। और हर 10 साल बाद में क्या होता है, क्योंकि वो लैप्स करने का होता है तो उससे उसको क्या कर दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है और 10 साल एक्सटेंड कर दिया जाता है। और अभी करंट में 2020 तक इस रिजर्वेशन का प्रोविजन है, और पार्लियामेंट उसको 2020 के बाद में अगर एक्सटेंड करती है तो ये रिजर्वेशन का प्रोविजन आगे कंटिन्यू जारी रहेगा रिप्रेजेंटेशन लेवल पे। तो आगे देखिए इसमें जैसे आपको यहाँ पे बताया गया 543 सीट्स हैं हमारे यहाँ पे टोटल जिसमें इलेक्शन होता है। देखिए यहाँ पे 543 सीट्स जो हमारे यहाँ पे उसमें इलेक्शन होता है लोकसभा की, और 84 सीट्स आउट ऑफ दीज 543 सीट्स वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है, और 47 सीट्स जो है वो किसके लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड है। और ये हम बात कर रहे हैं 26 जनवरी 2019 मतलब 2019 तक का डेटा यही है कि 84 सीट्स किसके लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, और 47 सीट्स किसके लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है, किसमें से आउट ऑफ 543 सीट्स जो टोटल हैं। तो इस तरीके से ये प्रोविजन आपके किया गया है रिजर्वेशन का। तो इसके लिए अब कौन डिसाइड करता है, जैसे आपको बताया दिस डिसीजन इज टेकन बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी, एक इंडिपेंडेंट बॉडी जिसको क्या कहा जाता है, कॉल्ड द डिलिमिटेशन कमीशन, इसको डिलिमिटेशन कमीशन भी कहा जाता है। तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, और ये डिलिमिटेशन कमीशन जो है प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ वर्क करता है, और उसके तहत ये क्या करता है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व करने का काम करता है डिलिमिटेशन कमीशन, और इसको एक फ्रीली वर्क कर सके इसके लिए डिलिमिटेशन कमीशन के अंदर जो है इसको जो है एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल जो है एक अथॉरिटी मिली हुई है, और इसका अपना एक स्पेसिफिक वर्क है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीट्स को रिजर्व करना लोकसभा के लिए और असेंबलीज इलेक्शन के लिए। अब देखिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, अब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का होना ये बहुत जरूरी है। देखिए सबसे पहले हमने जो दो क्वेश्चंस देखे थे याद कीजिए कि क्या किसी जहां पे डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शन पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन होना का तो बहुत जरूरी है, इलेक्शन नहीं होगा तो डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती। लेकिन क्या डेमोक्रेसी नहीं है लेकिन इलेक्शन हेल्ड करवाए जा सकते हैं, बिल्कुल करवाए जा सकते हैं। डिक्टेटर्स करवाते ही है ना, वो दिखाते हैं मतलब बढ़ा चढ़ा के दिखाने को करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी नॉर्थ कोरिया का जो डिक्टेटर है किम जोंग उन, तो वो तो भाई अपने आप को तो बताता है कि भाई मुझे जनता में बहुत पॉपुलर है, जनता नहीं मतलब एक तरीके से चुना है उसको, मतलब वहां का राजा है, सब कुछ है। अब वो वहां की पब्लिक को पता है कि वो किस तरीके का क्या है क्या नहीं है। तो डिक्टेटर्स तो इवन दिखाने के लिए करते हैं कि भाई इलेक्शन हेल्ड करवा सकते हैं, मतलब इलेक्शंस विदाउट डेमोक्रेसी नहीं है लेकिन फिर भी इलेक्शन तो हेल्ड करवाए जा सकते हैं। लेकिन किसी भी डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन का होना बहुत जरूरी है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का होना ये बहुत जरूरी है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां पे क्या डिक्टेटर्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन थोड़ी करवाते हैं, इलेक्शन तो हेल्ड करवा देते हैं लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता वो। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, इंपार्शियल इलेक्शन हो, तभी तो क्या होगा, एक प्रॉपर अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, लोगों को सही प्रतिनिधित्व मिलेगा। नहीं तो क्या होगा, गड़बड़ झाला होगा, और गड़बड़ झाला करके अगर कोई जीता है तो वो तो कोई जीता हुआ ऐसे तरीके से नहीं माना जा सकता, और वो डेमोक्रेसी के लिए सही भी नहीं है। तो
इसी के तहत हमारे देश में क्या किया गया है, इलेक्शन कमीशन का प्रोविजन किया गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, और स्पेसिफिक उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी मिली हुई है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और उसके साथ में 2 इलेक्शन कमिश्नर और अपॉइंट किए जाते हैं। तो अभी करंट में 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनकी एक बॉडी है जो इलेक्शन कमीशन को हेड करती है, एक बोर्ड है, और उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो होता है। आगे देखिए इसमें आपको क्या बता रहा है, आगे आपको बता रहा है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड राइट टू कंटेस्ट, कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का क्या मतलब है। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज में ये माना जाता है कि 18 साल की उम्र के और उससे ज्यादा के व्यक्ति क्या कर सकते हैं, अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, तो इसको यूनिवर्सल फ्रेंचाइज माना जाता है। और वो व्यक्ति क्या कर सकते हैं, वोट देने का उनको अधिकार है, राइट टू चूज उनको अधिकार है। किनको, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज को। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज माना जाता है 18 साल की उम्र के व्यक्तियों को। लेकिन 1989 से बाद में ये प्रोविजन किया गया था, लेकिन 1989 तक तो क्या था, 21 जो है 21 साल की जो उम्र थी उसको माना गया एन इंडियन सिटीजन अबाउट द एज ऑफ 21। पहले 1989 से पहले क्या किया जाता था, अडल्ट उसको काउंट किया जाता था जिसकी एज क्या हो जाती थी, अबाउट 21। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1989 में और इस एज को रिड्यूस करके 18 कर दिया गया। और अब अडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, अडल्ट फ्रेंचाइज माना जाता है दैट ऑल सिटीजंस आर एबल टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो 18 साल के से ज्यादा उम्र के जो व्यक्ति हैं जिनको वोट देने का अधिकार है, उसी को यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये कार्टून, ये बहुत इंटरेस्टिंग कार्टून, रेडी कार्टून, इसमें जवाहरलाल नेहरू दिख रहे हैं और अडल्ट वोट बना हुआ ये एक हाथी दिख रहा है। तो इससे हमें पता लग रहा है कि अडल्ट वोट्स की संख्या सबसे ज्यादा है, ऑब्वियसली वही वोट देते हैं और सब उसी को अपनी तरफ करना चाहते हैं। जैसे इसकी पूंछ खींच रहे हैं यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, तो ऑब्वियसली ये पार्टी से बिलोंग करते हैं और सभी पार्टी चाहती है कि उन्हें ये अडल्ट वोट्स जो है ये वोट्स उन्हें मिले। और देखिए यहाँ पे एक दो चीजें और इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल लोकसभा के इलेक्शन के लिए किसी भी व्यक्ति का 25 साल का होना बहुत जरूरी है। राइट टू कंटेस्ट में हम ये देख रहे हैं 25 साल उसका क्राइटेरिया है, 25 साल का होना बहुत जरूरी है। और इस तरीके से इलेक्शन होता है। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, हमारे देश में आर्टिकल 324 के तहत ये प्रोविजन किया गया है कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होगा जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पार्लियामेंट के लिए और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए, हर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इलेक्शन हेल्ड करवाना। और आर्टिकल 324 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके तहत ये पावर मिलती है इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक चीफ इलेक्शन कमीशन होता है और उसको असिस्ट करने के लिए जो है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं हर स्टेट में। और इसके अलावा अब प्रोविजन किया गया है कि जो है 2 इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो असिस्ट करते हैं एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। तो 3 मेंबर्स बॉडी है ये इलेक्शन कमीशन की, जो अभी हमारे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हेड करवाती है। देखिए इलेक्शन कमीशन हालांकि ऐसा नहीं कि शुरू से 3 मेंबर बॉडी था, ऐसा नहीं था। शुरू में तो सिंगल मेंबर बॉडी था और फिर बाद में मल्टी मेंबर बॉडी बना। जैसे 1989 तक क्या था, सिंगल मेंबर बॉडी था, उसमें एक ही मेंबर होता था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहो या उसको इलेक्शन कमिश्नर कहो। और 1989 के जनरल इलेक्शन से जस्ट पहले ही 2 इलेक्शन कमिश्नर और अपॉइंट कर दिए गए और इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। लेकिन बाद में इसको रिवर्ट भी कर दिया गया इस डिसीजन को, जिसको सिंगल मेंबर स्टेटस दोबारा दे दिया गया। लेकिन 1993 में 2 इलेक्शन कमिश्नर और अपॉइंट कर दिए गए दोबारा। मतलब ये अभी कुल मिला के अभी जो है करंट में ये वाला स्टेटस ही चल रहा है कि क्या होता है 2 इलेक्शन कमिश्नर और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो 3 मेंबर की ये बॉडी है जो हमारे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने का काम करती है। तो अब देखिए यहाँ पे इसका क्या प्रोविजन है। तो कमिश्नर जो इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए जाते हैं वो 6 साल के लिए उनकी टर्म होती है या 65 साल, जो भी पहले हो तब तक उनका मतलब ये टेन्योर होता है स्पेसिफिक। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल मेजोरिटी इसको किसको कहते हैं। स्पेशल मेजोरिटी का क्या प्रोविजन है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए प्रोविजन किया गया कि ऐसे ही किसी भी चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाया नहीं जा सकता। गवर्नमेंट होती है तो गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करे, मानो गवर्नमेंट के डिसीजन को नहीं माने चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर, तो गवर्नमेंट उसको हटा सकती है, तो उससे तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा ना। तो इसी के लिए प्रोविजन किया गया कि किसी भी इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव तभी किया जा सकता है स्पेशल मेजोरिटी के तहत, उसको पास करवाना होगा पार्लियामेंट से, तभी जाके उसको रिमूव किया जा सकता है। जैसे प्रेसिडेंट को रिमूव करते हैं उस तरीके का ही इसमें प्रोविजन किया गया है। स्पेशल मेजोरिटी का क्या मतलब होता है, 2/3 मेजोरिटी ऑफ दोज प्रेजेंट एंड वोटिंग। कि फॉर एग्जांपल 100 जने मौजूद हैं वहां पे वोट करने के टाइम पे पार्लियामेंट के अंदर, तो 2/3 उनका लगभग 67 होता है। तो 67 व्यक्ति अगर वोट करते हैं उसके फेवर में, तो उसी को कहा जाएगा स्पेशल मेजोरिटी। तो 67%
आप इसको काउंट कर सकते हो। 67% का होना इसी को स्पेशल मेजोरिटी कहा जाता है, मतलब जो प्रेजेंट है और वोटिंग कर रहे हैं उसका 2/3। और सिंपल मेजोरिटी क्या होता है? सिंपल मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। और इसी के साथ ही साथ ये 2/3 तो होना ही चाहिए, लेकिन इसी के साथ साथ जो टोटल मेंबर्स हैं उनका सिंपल मेजोरिटी भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल टोटल मेंबर्स हैं 543, तो भाई 272 के करीब जो हैं वोट करें, ये सिंपल मेजोरिटी भी होनी चाहिए। और टोटल जितने हैं उसका 2/3। 543 है, फिर वो 272 नहीं, फिर तो क्या उस 543 का 2/3 मतलब 67%। तो आप इसको कुल मिला के समझ सकते हो कि ऐसे प्रोविजंस के लिए 2/3 मेजोरिटी का प्रोविजंस किया जाता है, मतलब 67% जो है वो उसको कहा जाता है मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी का प्रोविजन। अब इसमें आपको यहाँ पे ये जो नीचे हैं आपको चीफ इलेक्शन कमीशन के वर्क बताए गए हैं। तो इसका क्या वर्क होता है, मतलब इलेक्शन कमीशन के वर्क बताए गए आपको। इलेक्शन कमीशन का वर्क होता है देश में अप टू डेट वोटर लिस्ट जो है वो वोटर्स लिस्ट तैयार करना और एफर्ट्स लगाना, और जिसमें कि क्या हो, रजिस्टर्ड वोटर्स के नाम दर्ज हों और प्रॉपर अप टू डेटेड हो सारी चीजें। और ये जो है टाइमिंग भी डिसाइड करता है इलेक्शंस की और प्रिपेयर करता है इलेक्शन शेड्यूल, जो है टाइमिंग और इलेक्शन शेड्यूल प्रिपेयर करने का काम। और जो एंटायर प्रोसेस है इलेक्शन की, उस ड्यूरेशन में क्या होता है, जो इलेक्शन कमीशन होता है उसके पास पावर आ जाती है, जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसकी भी। तो ये इलेक्शन कमीशन उस दौरान जब इलेक्शन चल रहा है तो किसी भी क्षेत्र में अगर वायलेंस है या स्थितियां खराब है तो उस ड्यूरेशन में क्या कर सकता है इलेक्शन कमीशन, वहां पे जो इलेक्शन है उसको रोक भी सकता है। ये तक की पावर है उसमें इलेक्शन कमीशन के पास में। और कोड ऑफ कंडक्ट, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिसको बोला जाता है एमसीसी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो पार्टीज के लिए कैंडिडेट्स के लिए अलाउ है, तो उसको इंप्लीमेंट करना सही तरीके से जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इलेक्शन कमीशन की। अब आप कहोगे सर ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? तो जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाते हैं, नोटिफिकेशन डिक्लेयर हो जाता है, तो उस ड्यूरेशन के बाद में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब जो व्यवहार होगा पार्टीज का, जो व्यवहार होगा कैंडिडेट्स का जो खड़े होंगे, उनके लिए कंडक्ट का, व्यवहार का एक तरीका बताया गया, भाई ये मॉडल बिहेवियर है, यही आपको फॉलो करना है। मतलब इतने ही इलेक्शन में पैसे खर्च होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं खर्च होने चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए, या जो अलग अलग चीजें होती है, शराब हो या और तरीके से वोटर्स को प्रभावित नहीं करना चाहिए। सरकार भी बड़े स्केल पे जो है कोई नई स्कीम्स या नई चीजें लागू नहीं कर सकती वोटर्स को प्रभावित करने के लिए। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इस चीजों को बोला जाता है। तो इसको इंप्लीमेंट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? इलेक्शन कमीशन की होती है। और इलेक्शन कमीशन ही क्या करता है, पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज करता है और उनको सिंबल्स अलॉट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे बीजेपी को कमल का निशान दिया गया तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया गया है, या जैसे हाथ के पंजे का निशान जो है वो कांग्रेस का है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो वो किसके द्वारा दिया गया है? इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया गया है। तो ऐसे अलग अलग पार्टीज को क्या करता है, जो उनके सिंबल्स हैं वो अलॉट करने का काम और उनको रिकॉग्निशन देने का काम भी इलेक्शन कमीशन का ही है। तो इस तरीके से इलेक्शन कमीशन का ये बहुत बड़ा रोल है। तो अब देखिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ये अगला टॉपिक आपका बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है। इलेक्टोरल रिफॉर्म का सिंपल सा मतलब है, जैसे अभी हम देख रहे हैं और कई बार न्यूज में भी हम सुनते हैं कि कई जो है भ्रष्टाचारी, करप्शन किए हुए लोग वो चुनाव लड़ते हैं, या आपराधिक मामले जिन पर हैं, कई तरीके के डकैती के, चोरी के, या और भी मर्डर तक के मामले जिन पर हैं वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। और मतलब इस तरीके से पैसा बहुत खर्च होता है चुनावों के अंदर, ये हम सुनते हैं। तो इसी को बोला गया भाई ये जो इलेक्शन की प्रोसेस है, जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, इसको क्या किया जाए रिफॉर्म किया जाए, मतलब सुधार किया जाए इसमें। आप इसको ऐसे समझ सकते हो। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स टॉपिक में क्या है कि किस तरीके से जो इलेक्शन का सिस्टम है उसको एक अच्छे वे में, एक अच्छे तरीके से जो है फॉलो किया जाए, इंप्लीमेंट किया जाए, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और साथ साथ में अच्छे इलेक्शन हो, रिफॉर्म हो, इसके अंदर सुधार हो। इसके अंदर अगर कुछ खामियां हैं हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर तो उसके अंदर भी क्या हो, सुधार हो। उसी को कहा जाता है इलेक्टोरल रिफॉर्म, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल इसमें 1/3 वुमेन के लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन के लिए भी बहुत डिबेट चल रही है कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्लियामेंट है या असेंबलीज के इलेक्शन होते हैं उनमें 1/3 वुमेन के लिए भी रिजर्वेशन का प्रोविजन होना चाहिए। तो इस तरीके से ये सारे प्रोविजंस के लिए ये भी क्या रिफॉर्म का पार्ट है। और क्रिमिनल केसेस जिसमें है कई सारे कैंडिडेट्स पे उनको बार कर दिया जाना चाहिए जिन पर आपराधिक मामले हैं, कि वो जो इलेक्शन है वो इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट नहीं कर सकते। जो रोल ऑफ मनी है, मनी का रोल वो भी बहुत बढ़ रहा है, उसको कम किया जाना चाहिए। तो ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का पार्ट है। किस तरीके से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, और इसको आप यहाँ पे इस बहुत एक इंटरेस्टिंग कार्टून से समझ सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये एक कैंडिडेट है, वो जीता हुआ घोषित हुआ है, लेकिन इसने अभी भी अपने मुंह पे क्या पट्टी सी बांध रखी है, भाई अपने मुंह को ढक रखा है। ये पास वाले इसको बताता है कि भाई कि अब आप इलेक्शन जीत गए हैं, आप ऐसा नहीं भाई पुलिस वाले जैसे पकड़ के ले जाते हैं ना, वो क्राइम किया हुआ अपना मुंह छिपाते हैं कई लोग जो क्राइम करने के बाद में। तो ये इसको बता रहा है भाई इलेक्शन जीत गए, अब ये क्या हुआ, मतलब मुंह क्यों बांधा हुआ है आपने।
कि भाई इसने फॉरगेट दैट ओल्ड हैबिट एंड फेस द कैमरा, ये इसको बोलता है पास वाला कि आपके जो ओल्ड हैबिट है मुंह छिपाने की उसको हटाओ और कैमरा को फेस करो, अब आप इलेक्शन जीत गए हो और कैंडिडेट हो अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हो तो इस तरीके से जो बहुत इंटरेस्टिंग एक कार्टून है, तो हमारी रियलिटी बताता है इलेक्टोरल जो प्रोसेस है उसकी, किस तरीके से ऐसे लोग भी इलेक्शन लड़ते हैं। तो ये प्रोसेस जो है वो रोकनी चाहिए, इसी को बोला जाता है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। देखिए आपके यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, या गिव योर व्यूज ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ये भी बन सकते हैं, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। तो उसमें बस आपको ये बताना है किस तरीके से जो हमारे यहाँ पे खामियां हैं कई तरीके की, उनको कैसे दूर किया जा सकता है। उसमें आप पॉइंट से भी ऐसे समझा सकते हो, जैसे ये मतलब वुमेन से लेके, रोल ऑफ मनी से लेके, क्रिमिनल केसेस के जो कैंडिडेट्स उनको बार करने से लेके, और रिलीजन के नाम पर कई लोग वोट मांगते हैं, कास्ट के नाम पे कई लोग वोट मांगते हैं, तो उसको भी रोका जाना चाहिए, ये भी इलेक्टोरल रिफॉर्म का पार्ट है। तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर पूरा हुआ और हमने शुरू से लेकर एंड तक इस चैप्टर में हर एक टॉपिक को समझा है। आपको वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे आपको आगे आने वाले दिनों में बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलेगी, और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। देखिए यहाँ पे आपको अगर आप सपोर्ट दोगे और आपके सपोर्ट से जो है हम लोग मोटिवेट होकर आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बढ़िया स्टफ यहाँ पे प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। तो NCERT वे यूपीएससी के साथ में जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।